चलो चालू करो, देखते हैं अभी तक क्या देखे जी। हम लोग भाग 3 पूरा अच्छे तरीके से देख रहे ना। आज देखते हैं हम लोग भाग 4 क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है जी, जिसका मतलब होता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर बात करें इनका प्रावधान कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। 36 लेकर कहां तक है, 51 तक बेसिक, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट अगर बात करूं, सबसे पहले वह प्रावधान कहां किया गया था, तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम में, ठीक है जी। भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था, जिसमें से कहा गया था निर्देशों का प्रारूप। निर्देशों का प्रारूप पहले बार इसमें बताया है। उसके पश्चात स्वतंत्र भारत में हम लोगों ने जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से, जबकि आयरलैंड वालों ने किससे लिया है, स्पेन के संविधान से। इसके बाद हम लोग देखा इसका नेचर देखें। नेचर में क्या देखे थे, याद रखिएगा ये अबाध्य योग है, न्यायालय इसे लागू नहीं करा सकता और गैर अधिशासी पूर्ण होते हैं। मतलब ये निर्भर करता है कि सरकार पर इच्छा शक्ति कितना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, एकमात्र ऐसा भाग है जो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। ये पूछा जाता है ना जी, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की बात कौन करता है, भाग 4। यही एक भाग है जो कहीं ना कहीं सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, आर्थिक स्वतंत्रता की बारे में बताया है। समझ में आया कि बेसिक ये चीज बताया गया है। ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सामाजिक स्वतंत्रता की बात किया है, आर्थिक के बारे में बात किया है। बेसिक आर्थिक मात्र भाग 4 में ही मिलेगा, बाकी सब में आपको राजनीतिक के बारे में बात करता है। अगर पूछ दिया जाए इसी को, ऐसा कहां पर है जहां पर सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समता की बात करता है, तो राजनीतिक समता भी भाग 4 में मिलेगी। प्रस्तावना मत जाना, प्रस्तावना बताया है कि कैसा देना चाहता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में प्रस्तावना आप डाल सकते हो, लेकिन प्रस्ताव नहीं रहेगा। तो ये भी क्या करता है जी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समता के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो समझिएगा। एक चीज और जान लीजिएगा, भाग 4 है, ये भारत कैसा होगा निर्धारित करता है। भारत कैसा होगा निर्धारित करता है। हम नाम सुने होंगे जी, हमारा देश कैसा है, कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य वह होता है जहां पर लोगों को क्या मिले, शिक्षा मिले, इलाज मिले, स्वास्थ्य मिले, स्वच्छता मिले, ठीक है। तो भारत कैसा होगा, कल्याणकारी राज्य। भारत कैसा होगा, कल्याणकारी राज्य। ये भाग 4 ही बता रहा है। इसी आधार पर लोग कई प्रकार की योजनाएं भी निकाला जाए सरकारी, जैसे कि आप सुनोगे जनधन योजना हो गया, ठीक है जी, स्वास्थ्य कार्ड योजना हो गया, या आधार योजना हो गए। सब किसके बारे में है, ये बताता है ये, क्योंकि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि अपने नागरिकों को क्या करे, कल्याण करेगा। तो कल्याण कैसे करेगा, शासन प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए कैसे हो जाएगा, नेचर कैसे हो, कल्याणकारी नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक, ये जो भाग 4 ये बताता है आर्थिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक या सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समता की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेन अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया है। अब अनुच्छेद 36 याद रखिएगा। अनुच्छेद 36 सीधा कहता है
परिभाषा, परिभाषा याद रखिएगा। परिभाषा कहने का मतलब है कौन राज्य में आएंगी, तो राज्य की परिभाषा बताया है, राज्य की परिभाषा याद रखिएगा। जिस प्रकार भाग मतलब अनुच्छेद 12 क्या कह रहा था, बता रहा था कि कौन ऐसे संस्था जो हमें अधिकार देते हैं और अधिकार छीन भी सकते हैं, उनके खिलाफ हम कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, या आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। अलग अलग के तहत 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट। जबकि ये कहता है राज्य की परिभाषा में ऐसे कौन कौन से संस्था आएगा जिनका कर्तव्य होगा कि लोक कल्याणकारी कार्य करें। समझा गया, वहां छीन सकता था, यहां देंगी। तो जितना हम अनुच्छेद 12 में पढ़े थे, अनुच्छेद 12 में जितना परिभाषा है सभी क्या माना जाएगा, राज्य की परिभाषा, सीधा सीधा। जितना हम अनुच्छेद 12 में पढ़े थे, एक संस्था हो गया, विद्यालय है, विश्वविद्यालय हो गया, या कोई विभाग हो गया, सभी किस में आएगा जी, अनुच्छेद 12 में था। वही परिभाषा से हम कहाँ रिपीट किया है, 12 में, 36 में रिपीट किया है। 36 क्या कह रहा है, 36 देना चाह रहा है, और वहां पे लेने के खिलाफ हम जाएंगे बोला है। मतलब ये वो संस्था है जिनके खिलाफ हम 12 के तहत हम जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इच्छा निर्भर करता है, चाहे तो दे चाहे तो ना दे, दोनों समान बताया गया है, परिभाषा में अंतर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला देख लीजिएगा, अनुच्छेद 37। अच्छा, यहां भी न्यायपालिका नहीं आने वाला ना, याद रखिएगा, वहां तो हम लोग जाते थे। ठीक है जी, मतलब 12 क्या कहता था, यदि कोई हमसे छीने तो हम लोग कहाँ जाएंगे, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका हमारा कैसा था, संरक्षक था। जबकि यहाँ पे जाने का पावर है ही नहीं है, तो न्यायपालिका 12 में नहीं आ सकता। समझ आ गया। अब 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 यह कहता है कि जो भाग 4 में समाहित उपबंधों का लागू होना, क्या कहता जी, भाग 4 में समाहित उपबंधों का लागू होगा, जो है योजना। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, विधि बनाएगा, विधानमंडल हो गया, संसद होगा, क्या बनाएगा जी, विधि बनाएगा, कानून बनाएगा, कानून बना के जनता को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, भाग 4 कहता है कि भाग मतलब अनुच्छेद 37 यह कहता है कि भाग 4 में समाहित उपबंधों, जो भी उपबंध है उस उपबंधों का लागू होना, और लागू कराने के लिए बताया है, लागू कौन कराएगा, यहां पर राज्य। लागू कौन कराएगा जी, राज्य। लागू राज्य कराएगा। क्लियर हो गया, लागू कौन कराएगा, राज्य। इसीलिए आप सुनोगे राशन कार्ड दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है, सबको दिया जाता है क्योंकि सबको क्या है जी, कम से कम सामाजिक रूप से क्या होना है, संपन्न होना चाहिए। तो उपबंध कौन लागू कौन कराएगा, राज्य कराएगा। अब राज्य लागू कराएगा तो कैसे करा सकता है, कानून के माध्यम से करा सकता है। पहला, कानून के माध्यम से करा सकता है, संशोधन भी कर सकता है। ठीक है जी, और छोटा मोटा विधि भी बना सकता है। ये 3 चीज है, कानून हो गया, संशोधन हो गया, विधि। इन तीनों के माध्यम से जो प्रावधान है उसे लागू कौन कराता है, राज्य। समझ में आ गया, याद रखिएगा। 37 क्या कहता है कि भाग 4 में जितना प्रावधान है आपके पास, हम लोग देखेंगे सभी का लागू होना। तो लागू कौन कराता है, राज्य कराता है। राज्य कैसे कराएगा, हो सकता है उसके लिए कानून बना दे, हो सकता है उसके लिए संशोधन कर दे, या हो सकता है उसके लिए क्या कर दे जी, विधि कर दे। जैसे भाग मतलब अनुच्छेद 40 की बात करूं, अनुच्छेद 40 में ये कहा गया था कि ग्रामों के लिए ग्राम पंचायतों का गठन करना, और ग्राम पंचायत गठन करके वहां के लोगों को स्वायत्तता देना है, ताकि अपनी आजीविका के लिए कुछ प्रबंध कर सके। तो इसके लिए क्या किया जी, राज्य ने या देश ने क्या किया, संशोधन किया। कौन से संशोधन लाया, 73वां संविधान संशोधन लाया, 74वां संविधान संशोधन लाया कि नहीं लाया। इसके बाद राज्य ने क्या किया, लागू कराने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायती 1993 पारित किया है। तो कहीं न कहीं क्या कर दिया उन्होंने, संशोधन किया, विधि बनाया, कानून बनाया। अभी देखे होगे जो आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण में संशोधन किया गया है। तो पूरा दायित्व तो किसके पास रहता है, हमेशा राज्य के पास। और राज्य क्या करेगा जी,
तीनों में से एक काम करेगा, या संशोधन करेगा, या विधि बनाएगा, या कानून करेगा। ये है आपका 37। समझ में आ गया? चलिए अनुच्छेद 38। अब यहां से प्रारंभ होता है, यहां से पूछा जाता है। देखिए अनुच्छेद 38 बताता है कि राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा कि लोक कल्याणकारी, ठीक है जी, लोक कल्याणकारी कार्य करे। ये मोस्ट एमपी है, ठीक है। अनुच्छेद 38 निर्धारित करता है, अनुच्छेद 38 निर्धारित करता है कि राज्य का प्रकृति कैसा होगा, मतलब राज्य का जो नेचर है वो कैसा होगा। तो अनुच्छेद 38 की सब बताता है कि राज्य का प्रकृति कैसा होगा जी, कल्याणकारी। तो कैसा कल्याणकारी होगा, लोक कल्याणकारी। ये समझ में आया? कैसा होगा, लोक कल्याणकारी। अब लोक कल्याणकारी की खासियत क्या होता है, तो याद है कि अगर लोक कल्याणकारी की बात करूं तो सबसे पहले जनता को सुविधा दिया जाता है, जनता को क्या दिया जाता है जी, सुविधा दिया जाता है, फैसिलिटीज दिया जाता है कई प्रकार की। जैसे पहला खाद्य सुरक्षा, पहला क्या होगा जी, खाद्य सुरक्षा। ये समझ में आया? खाद्य सुरक्षा, सबके पास क्या बना है, राशन कार्ड है ना जी, जो गरीबी रेखा में है उनको ले दिया गया है। दूसरा स्वास्थ्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा। देखिए 21 क्या कहता है, अधिकार है स्वच्छ वातावरण में। यदि किसी का तबियत खराब हो जाए तो टीका लगवा लीजिएगा। तो बाल्यकाल में आप सभी लोग क्या लगाते हो जी, इसके अंदर टीका लिख सकते हो, वैक्सीन। जैसे कोविड के समय में कोविड टीका लगाए गए थे, याद रखिएगा। तो सरकार ने आपसे पैसा लिया क्या, बताइए, सबको निःशुल्क को दिया। तो ये क्या है, ये स्वास्थ्य की सुरक्षा बता रहा है। साथ में क्या करता है जी, आजीविका संबंधित, आजीविका से संबंधित, आजीविका से संबंधित। समझ में आया? आजीविका कहने का मतलब है लोगों को कम से कम गरीबों में जीवन जी सके, कुछ काम मिल सके। तो सरकार इसके तहत क्या कराता है जी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम कराता है। सुने हो गया, प्रधानमंत्री नाम सुने हो, प्रधानमंत्री कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना नाम सुने होंगे, एनआरएलएम नाम सुने होंगे, एनआरएलएम। ये सभी तो क्या है, हमारा कौशल प्रशिक्षण है। तो ये क्या बता रहा है जी, ये लोक कल्याणकारी की खासियत बता रहा है। अमेरिका में जाइएगा, आपको लगता है कि ऐसा काम कराएंगे वो लोग, नहीं कराएंगे, क्योंकि पूंजीवादी देश है, सब पैसे से लोग खरीद लेते हैं। लेकिन हम लोग कैसे जी, हम लोग साम्यवादी देश है। समझ में आ गया? हमें पर इतना पैसा नहीं, इसी शासन अपने हाथों में लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ आ गए लोक कल्याणकारी नेचर कैसा होता है, तमाम गुण देखने को मिलेगा हमारे यहाँ, मिलता है। तो हमारा देश कैसा है, लोक कल्याणकारी। समझ में आ गया? तो समझिएगा, इसीलिए कहा जाता है भाग 4 को क्या कहते हैं जी, आदर्श सिद्धांत। क्या कहेंगे हम लोग, आदर्श सिद्धांत। ये समझ में आया? आदर्श सिद्धांत क्यों कहा गया है, क्योंकि इतना कर्तव्य राज्य अपनी जनता को दे रहा है, इसलिए कैसा सिद्धांत होगा, भाग 4 आदर्श सिद्धांत कहा जाएगा। कहा जाएगा, ठीक है जी। समझ आएगा आदर्श सिद्धांत क्यों कहते हैं, ये बता रहा है कि आदर्श स्थिति बता रहा है। समझ में आ गया? जैसे कि और लिख सकते हो, सबको आवास मिल रहा है जिनको जरूरत है, दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 38 ही बताता है कि राज्य का नेचर कैसा होगा, और यही डिसाइड करता है कि राज्य कितना खर्चा होता है। इसीलिए आप देखोगे जब बजट लाया जाता है, एक सबसे बड़ा व्यय रहता है
सामाजिक व्यय या सामाजिक मद के नाम से जानते हैं, जो पूरा खर्चा शासन करता है। ठीक है, अगर सामाजिक व्यय को कम कर दे शासन तो राज्य आगे बढ़ सकता है। समझ में आ गया जी। बहुत सारा पैसा चला जाए सामाजिक व्यय में, क्योंकि उनके बदले सरकार को किसी प्रकार से प्रॉफिट नहीं होता। समझ आ गया। जब प्रॉफिट नहीं होगा शासन कैसे चलेगा, लॉस चलेगा। अगर उसी को समझिएगा, अगर उसको लोग ना देंगे तो सरकार क्या करेगा जी, कई प्रकार की योजना लाएंगी, कई प्रकार के उद्योग डालेंगे। जैसे समझिएगा 2 साल होने के लगभग 1 साल समाप्त हो चुका है, सबको क्या दे रहे हैं, महतारी वंदन योजना से दिया जा रहा है। ये भी कैसा है, हमारा सामाजिक। लेकिन जितना पैसा हम लोग हर महीने लगभग 7 अरब पैसा चला जाता है, तो 12 महीना में अगर 7 अरब को देखा जाए कितने प्लांट डाला जा सकता है, हो सकता है। अगर सोचे तब की बात है ना जी। ये नेचर का उसी प्रकार सोचेगा समाज में कितना खर्चा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 38 ही डिसाइड करता है कि राज्य का नेचर कैसा होगा, लोक कल्याणकारी। ठीक है, अब आइएगा 39, ये मोस्ट है, अनुच्छेद 39। देखिए इसमें बहुत सारा प्रावधान है, 5 प्रावधान है। जो काम है वो बता रहा हूं। ये कहता है समान काम के लिए, क्या कहता है, समान काम के लिए समान वेतन। याद रखिए, समान काम के लिए समान वेतन। और जो प्रावधान किया है 39 का घ में है, ये याद रखिएगा, घ में दिया है समान काम के लिए समान वेतन। याद रखिएगा जी, इसे बहुत सारा है। जैसे बोलता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि जितना भी जो सामाजिक व्यय है या जो सामाजिक धन एकत्रित ना हो पाए एक जगह, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। बहुत सारा प्रावधान जो काम को जानेगा, समान काम के लिए समान वेतन। तो याद रखिए, ये अनुच्छेद बताता है चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो याद रखिए क्या बोलता है जी, समान काम के लिए क्या दिया जाता है, समान वेतन। ये समझ में आ गया। और ये जो लागू होगा, किसमें लागू होगा, वरना प्रश्न पूछोगे आप सार्वजनिक पद में। ठीक है, रैंक हिसाब से दिया जाता है। जैसे आईएएस रैंक का कोई फीमेल है या मेल है, दोनों को इक्वल अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, कोई सा पद है, जैसे कि प्राइमरी टीचर ले लीजिएगा, चाहे उसमें मेल लीजिएगा या फीमेल लीजिए, जितना काम करेंगे उतना पैसा देगा। ऐसा नहीं होगा जो अभी दिहाड़ी में चलता है, पुरुष को 300 रुपए देंगे, महिलाओं को 200 रुपए देंगे। समझ आ गया। उसमें आऊंगा क्यों हो किया जाता है। तो याद रखिएगा, समान काम के समान वेतन, ये क्षमता का अपवाद है, क्षमता का अपवाद है। समझ में आ गया। क्षमता मतलब होता है कैपेबल या कैपेसिटी। इसमें नहीं देखा जा रहा है कि कौन सा मतलब कितना पुरुष काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बेसिक टाइम दे दिया गया है, बेसिक आइए आप 4 से 5 घंटा काम कीजिए, इतना काम करते हो हम आपको उतना पेशन देंगे, सीधा बोला जाता है। तो क्या है जी, क्षमता का अपवाद है, बिना क्षमता के दिया जाता है। यदि विकलांग व्यक्ति भी वहां पहुंच जाता है उस पद में, उनको भी उतना वेतन दिया जाता है। तो क्षमता का अपवाद हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन यही चीज जितने हमारे निजी संगठन हैं, जितने हमारे निजी संगठन हैं, क्षमता के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से क्या देंगे जी, वेतन। अब समझ में आ गया। तो यहां पे आधार क्या बन जाता है, आधार यहां पे बन जाता है हमारा क्षमता। समझ में आ गया। अब दिहाड़ी मजदूर ले लीजिएगा, अगर पुरुष 500 है तो महिलाओं को कितना दिया जाएगा, 350, 400 चलता है बेसिक। अगर होटल में भी काम करते दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहता है, क्योंकि यहां पर लागू होता है उनका कैपेबल या क्षमता लागू हो जाता है। तो याद रखिए एक चीज क्या बोलता है, सार्वजनिक पदों में क्षमता के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन निजी चीजों में वहां क्षमता देखा जाता है। समझ में आ गया। अब याद रखिए ये पद कैसा होना चाहिए, असंगठित।
असंगठित, ठीक है, होना चाहिए। और दूसरा, क्षमता के साथ इसमें लग जाता है योग्यता, इसके हिसाब से थोड़ा सा अंतर किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। समझ आएगा जी बेसिक। तो अब यहाँ प्रश्न नहीं बन रहा है ना कि सर निजी वाले को कितना वेतन क्यों दिया जा रहा है, ऐसा क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए 39 क्या कहता है, आगे चलकर एक संविधान संशोधन हुआ, मोस्ट टाइम पे याद रखिएगा, और एक नवीन भाग जोड़ा, समझिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं 39 का ये मोस्ट टाइम पी है, ठीक है जी। 39 का ये कहता है निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, ये याद रखिएगा, पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। और कौन से संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में क्या आया जी, निशुल्क विधिक सहायता। अब लिया क्यों गया है, देखा यह जाता है कि कुछ कारणों से पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं, हो सकता है कि अगला व्यक्ति वो क्षमता ही नहीं है कि वो किसी वकील को हायर कर सके, तो भाई उनके साथ क्या हो गया, अन्याय हो गया। जबकि हमारी प्रस्तावना क्या कहता है जी, किसी के समाज सामाजिक आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, तो वहां पर आर्थिक तौर पर उसे क्या मिलेगा, अन्याय। तो सरकार क्या कह रहे है जी, यदि आपके पास वकील नहीं है तो हम लोग वकील देंगे, ऐसे वकील को हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी वकील। समझ आ गया। तो कहां से आया होगा, ये प्रावधान कब से आया, 1976 से लाया गया। इसीलिए जब भी आप कुछ केस होता है, याद रखिए आपके तरफ से सरकारी वकील आ जाता है, मिले या ना मिले, अधिकार बन जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट भी चले जाइए या आप कहाँ हाई कोर्ट चले जाइए, आप बताओगे कि मेरे पास वकील नहीं है, वो लोग अपने से मुहैया कराया जाता है। हर कोर्ट में वकीलों का पैनल होता है। अब निर्भर करता है कि जो न्यायाधीश बैठे हैं वो किसको सौंप रही है, समझ रहे हो। तो ये आपका राइट्स है, याद रखिएगा। अब समझिएगा ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर मुझे कोई वकील नहीं दे रहा है तो वहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ये निर्भर करता है कि राज्य की इच्छा के ऊपर, चाहे तो देगा चाहे तो नहीं देगा। समझ आ गया, ये प्रावधान किया गया है, लेकिन होता है। आजकल सुने होंगे, आजकल निःशुल्क टेलीफोनिक विधि को परामर्श दिया जा रहा है, जो सबसे पहले बिलासपुर से प्रारंभ किया गया था कि आप घर में बैठे बैठे कुछ दिक्कत हो जाता है, आप परामर्श ले सकते हो कि सर ऐसा ऐसा होगा, क्या करना चाहिए। तो कौन कर रहा है, राज्य के सिद्धांतों को लागू कर रहा है। तो लागू कौन कर, राज्य, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी करा रहा है कि राज्य कैसा होगा जी, लोक कल्याणकारी। और लोक कल्याणकारी कार्य कैसा होगा, जब राज्य जनता के प्रति कुछ कार्य करे। समझ आएगा, इसलिए क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता, या हम लोग कह सकते हैं परामर्श, दोनों कह सकते हैं, आ जाता है। ठीक है, ये किसमें है, 39 का में बताया है। समझ आएगा जी। अगला देखिएगा अनुच्छेद 40, पंचायतों का क्या करेंगे, गठन। ठीक है, याद रखिएगा, समझिएगा। तो पहले ध्यान दीजिएगा, दो चीज बता रहा हूं। एक था हमारे पास भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, और एक थी महात्मा गांधी। ठीक है जी। दोनों व्यक्ति पंचायती राज को लेकर क्या हो गए, मनमुटाव हो गए थे। ठीक है, पंचायती राज को लेकर, समझिए। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि ये भाग 3 में आए, मतलब कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी कह रहे कि अनिवार्य उपबंध होना चाहिए। अंबेडकर का मत था पंचायती, अभी मतलब भारत के लोग इतने आदर्श स्थिति में नहीं है कि क्षमता को पहचान पाए। अगर अभी से लागू कर दें, कुछ जो पढ़े लिखे चुने लोग हैं वो क्या करेंगे, इसका मिसयूज कर सकते हैं, दोनों में विवाद हो जाता है। इसी समय एक व्यक्ति निकल के आए, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने सलाह दिया, हम इसे ऐसे जगह डालेंगे यदि राज्य की इच्छा होता है आगे चलकर हम लागू करा दें, ये बोला जाता है। और कहां डाला जाता है इसे, भाग 4 में। अब समझिए,
आगे चल के एक समिति गठित की जाती है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, खाता है कृपलानी, जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी समिति। ये क्या था जी बताइए? जो मूल अधिकारों को उप अधिकार की एक समिति थी। और एक था आपके पास BN राव। BN राव कौन थे जी? हमारे संवैधानिक सलाहकार। तो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है ऐसे कौन से उपबंध है जिसे हम भाग 3 में रखना है, और ऐसे कौन से उपबंध है जिसे हम भाग 4 में रखना है। ये दोनों का ही देन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बताया भाग 3 अनिवार्य होगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? फंडामेंटल राइट्स। ये लोगों के कल्याण के लिए जरूरी है, इसे आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और भाग 4 में क्या रखेंगे? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये निर्भर करते हैं राज्य की क्षमता के हिसाब से। यदि राज्य को लगता है कि क्षमता जितना प्रावधान वो सबको लागू है, तो कहां आ सकता है? भाग 3 में आ सकता है। इसीलिए शिक्षा का अधिकार पहले कहां था? भाग 4 में था। वो कौन सा लागू हो गया? भाग 3। समझ आ गया? हमेशा यार क्यों इनका तय था कि दोनों का, कि हो सकता है आगे चलकर जब हम संपन्न हो जाएंगे, जो हमारा उपबंध है भाग 4 में, वो कैसा हो जाएगा जी? अनिवार्य उपबंध। नहीं तो जितना था भाग 3 से लेकर भाग 4 तक सभी क्या मिलने वाला था? हमारा मूल अधिकार मिलने वाला था, सभी मिलने वाला था। तो सोच, उतना को अगर मूल अधिकार में लागू कर देते तो राज्य कैसे लागू करा पाता? नहीं हो पाता ना। इसीलिए क्या किया? 2 भाग कर दिया और ये बोल दिया भाग 4 वाद योग्य नहीं है, भाग 3 वाद योग्य है। यदि भाग 4 को वाद योग्य बनाना है तो भाग 4 को संशोधन करके कहां लाना पड़ेगा? भाग 3। ये बोला गया था और वैसी हुआ। इसी के तहत भाग 4 में क्या आया जी? अनुच्छेद 40 आया। तो हम सकते हैं कि स्टार्टिंग हो जाता है, लोगों ने क्या किया? एक स्थापना कर दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में पहला प्रारंभ हो जाता है 1959 में। लेकिन समझिएगा, पहला पंचायती प्रारंभ कब हुआ जी? 1959 हुआ। अब इसे संवैधानिक होने में कितना साल लग गया? 92। सोचिएगा, 1992 जाकर क्या हुआ? ये अनिवार्य प्रावधान बना है। अब क्या होता है? ये भाग 40 में ही है, लेकिन कैसे कर दिए हैं? पंचायत को संवैधानिक मान्यता दे दिए गए हैं। अब हर राज्य को क्या लागू करना पड़ेगा? पंचायती राज। जो नहीं है तो छूट दिया गया है, जो अनुसूची 5 या 6 में है या दिल्ली है जहां गांव ही नहीं है, वो छूट दिया गया है। लेकिन इनको छोड़कर हर जगह क्या मिलेगा? स्थानीय मिलेगा। तो स्थानीय 2 प्रकार का आ जाएगा, एक है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत। और यहाँ क्या आ जाएगा? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ये कहां से आया है? 1992 से क्या किया जी? फिक्स किया। समझिएगा कब? मतलब हम ये कहते हैं जो 1959 से प्रारंभ हुआ, 33 साल लग गए अनिवार्य प्रावधान बनने में। सोचो अगर भाग 40 के मतलब भाग 4 के समस्त प्रावधान रहते तो राज्य और क्या कर पाता? राज्य पर पैसा ही नहीं था जितने लागू करा पाते। इसीलिए कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड क्यों बन गए? उन्होंने संविधान को इस प्रकार रखा कि लोग कल्याणकारी कार्य कर सके। इसीलिए उसे कहा जाता है कि संविधान का क्या निर्माण किया है। हालांकि अकेले ने नहीं किया था, लेकिन मुद्दा ये था कि उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने इसे कैसे बनाया है? स्ट्रक्चर दे हम कहां पे क्या रखेंगे, यह याद रखिएगा, ठीक है। समझ आया भाग 4? तो समझिएगा जी, इसके लिए देखिए, अब पंचायतों को गठन करना था, तो इसके लिए हम लोग कौन सा संशोधन किए? 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या किए? 1992, जिसके तहत ये क्या हो गया? अब अनिवार्य प्रावधान। ये समझ में आया कैसा होगा? ये अनिवार्य प्रावधान। समझ गए जी? ऐसा नहीं है कि इसे अब लागू का आपको करना ही पड़ेगा, ये बताया है। क्योंकि लोगों को क्या मिलेगा? बताइए, लोगों को क्या मिलेगा? स्थानीय स्तर पर स्वायत्त देना पड़ेगा ताकि उनका भागीदारी वहां पर सुनिश्चित हो सके, ठीक है। अब समझ आया राजनीति का हम लोग क्या करें जी? विवेकीकरण किए कि नहीं किए? पहले केंद्र में चला जा रहा था, अब कानून निर्माण करना है तो हम लोग कैसे करें? जो आम जनता जो जमीनी स्तर पर जी रहे हैं उसको कहां उठा रहे हैं हम लोग? इसीलिए भाग 40 में क्या डाला गया? पंचायती।
आज लिया जाता है, कुछ योजना भी बनाया जाता है तो पंचायतों को पूछा जाता है हम कौन सी ऐसी योजना बनाएं, पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो ये किसके तहत, भाग 40 के तहत। समझ में आ गया? चलिए पूछिएगा, समझ नहीं आएगा तो ना। अनुच्छेद 41, अब ये क्या कहता है, किसी को याद? कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। ठीक है जी, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार या सुविधा पाने का अधिकार भी लिख सकते हो आप, जो जानना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार या सुविधा का अधिकार, समझिए जी। जैसे विकलांग व्यक्ति है तो विकलांग व्यक्ति को क्या दिया जाता है जी? ट्राईसाइकिल दिया जाता है। लिख देता हूं, ट्राईसाइकिल दिया जाता है, ये प्रावधान किया गया है। जो बुजुर्ग लोग हैं उसे क्या दिया जाता है? पेंशन दिया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन बनाने के लिए महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन बनाने के लिए, क्या बोल रहा हूं जी? महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन बनाने के लिए योजना जैसे NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। लिख लीजिए, आपको बेहतरीन महतारी वंदन योजना है। मध्य प्रदेश में अलग से कानून चल रहा है, उड़ान योजना, स्कूटी दिया जाता है वहां पे, याद रखिए वहां दिया जा रहा है। ये सब क्या कह रहा है बताइए तो? कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार दिया जा रहा है ना, समझ आ नहीं रहा है? तो हमारे यहाँ देखो, विकलांग व्यक्ति हो गया, बुजुर्ग व्यक्ति हो गया, या हम ये कह सकते हैं, आप देखे होंगे यदि कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो सरकार भी क्या देता है? छूट देता है। और मैटरनिटी क्या दिया जाता है? अवकाश दिया जाता है, नहीं दिया जाता है कि नहीं? तो भाग 41 उसी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अनुच्छेद 41? कुछ दशाओं में, वो दशा कुछ भी हो सकता है, नहीं पता हमें, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग क्या देंगे कि सुविधा देने का अधिकार या काम पाने का अधिकार। अब समझिएगा को क्या हो गया, बताओ बताओ, गलत बता दिया क्या जी? नहीं ना? हाँ, मैं भूल गया अब क्या बोलने वाला था। हाँ देखिएगा, कोविड के समय सबको घरों में कैद कर दिया। सरकार क्या करता? जितना देना उतना पैसा दिया, 3 महीने तक पैसा भेजा, 5500 होता क्या है नहीं? चावल सबको दिए। अब क्या करें, काम में जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन तो बहुत लंबा चला ना, आम जनता को घूमने प्रतिबंध लगा दिया था। तो सरकार ने क्या लाया उसे? मनरेगा दिया। दिया कि नहीं दिया? जबरदस्ती का मनरेगा लाया उस समय, और बिना मतलब लोगों को काम दिया कि नहीं दिया? वही एक समय ऐसा उपाय था जो लोगों को काम दे रहा था। तो क्या हो गया जी? कुछ दशाओं में काम पानी कर आया कि नहीं आया? तो समझिए, जिस समय देखिएगा, मैं बात नहीं करूं, मनरेगा जब आया तो बीजेपी वाले बहुत विरोध किए थे, बहुत ज्यादा, ये पूरा पैसा बर्बाद है, बोलते थे गड्ढा खोदो पाटो अभियान, मनरेगा ही है, ठीक है जी। जबकि इसको जो बनाने वाले थे वो जानते थे कि दूरदर्शी थे, इनके माध्यम से क्या कर विकासात्मक कार्य किया जा सकता था। वही मनरेगा बीजेपी के लिए क्या हुआ था? अमृत निकल के आया है कोविड दौर के समय में, अधिकांश जनता को चंबुक दिया है, वरना सरकार कैसे लोगों को पैसा दिवाता? दो काम हुआ, अलग चीज है, समझ आया जी? क्योंकि कितने लोगों के पास जनधन खाता होगा बताइए मुझे? क्योंकि नियम ये कहता है कि हर घर में एक मिलेगा, हर के पास तो नहीं होगा ना, तो कहां से पूर्ति कराए? इसीलिए जनधन, इसीलिए मनरेगा को छोड़ दिया, जाओ कमाओ कहकर, रीजन यही था।
ठीक है जी, ऐसा नहीं था उस समय, पूरा ढील दिया गया था, याद रखिएगा, और बारी बारी कि मतलब मेंटेन करते रखा गया, क्योंकि याद रखिएगा दशा क्या है, कुछ दशा में काम पाने का अधिकार है, वो जरूरी है। आप सुने होंगे कई केस ऐसा हो जाता है जो विकलांग व्यक्ति हो जाता है या जो विशिष्ट जनजाति का हो जाता है तो काम पाने के लिए मांग करता है कलेक्टर के समक्ष। एक ऐसा मामला आया बलौदाबाजार का, ये विकास खंड का, ठीक है जी, याद रखिएगा क्या चल रहा, सुशासन तिहार चल रहा था, कोई पहाड़ी कोरवा है, उन्होंने क्या क्या डिमांड किया कि सर मुझे नौकरी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत मुझे जो एक पद आता है जिसे क्या कहते हैं जी, कलेक्टर दर पर भृत्य की नौकरी दिया गया था। ये कसरों के आसपास का गांव का मुद्दा है अभी का हाल में। तो क्या है जी, कुछ दशाओं में, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग है, बहुत बड़ी बात है कोई बंदा कॉलेज पढ़ लिया है, वो कर लिए बहुत बड़ी बात उसके लिए, क्योंकि उस समुदाय के लोग वैसे बहुत पिछड़ जा रहे हैं। अब जो आगे आ गए, सरकार का दायित्व होता है कि ऐसे वर्गों को और आगे लाया जा सके, तो क्या किया, अपना मर्जी इस्तीफा वहां दे दिया कि जॉब चाहिए, हो सकता है कुछ अच्छा मांगा होगा, आनंद फानन में चपरासी दे दिया बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि क्या बोल रही है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार ये जरूरी नहीं है, ये निर्भर करता है कलेक्टर के ऊपर, देगा कि नहीं देगा। समझ आए जी, तो अनुच्छेद 41 आप भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एनआरएलएम इसका मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंग्लिश लिख दूं, नेशनल, ठीक है जी, रूरल लाइवलीहुड, ठीक है जी, मिशन। एग्जाम्पल आपको बताया, इतना सारा बैठ सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हिंदी में लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अभी तो पढ़ रहे होगे जी एडीओ में। स्वयं सहायता समूह कहां से आया, एनआरएलएम से आया। जगह जगह आप देखोगे अचार पापड़ केंद्र, आप नाम सुने होंगे, कहां से आया, एनआरएलएम से आया है। सुने ना जी अपने गांव में, तो लिखे होंगे आप लोग, उत्पादन केंद्र या विपणन केंद्र मिलता है। पहले ये था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बाद में 2011 में क्या नाम से जाना गया, एनआरएलएम के नाम से जाना गया, बस, ठीक है जी। ये मोस्ट एमपी का बता रहा हूं, बहुत सारा एग्जाम्पल है ना, याद रखिए किसके तहत जी, 41 के तहत। तो देखिएगा 41 भी क्या कह रहा है, राज्य कर्तव्य को बता रहा है ना, कि क्या कह, लोक कल्याणकारी हो रहा है, तो कैसे करेगा, इस प्रकार से करेगा। आया जी, किसी को पूछना, चलिए आगे। अनुच्छेद 42, ये मोस्ट एमपी याद रखिएगा जी, ठीक है। काम की मानवोचित काम की मानवोचित एवं प्रसूति सहायता। देखिए जी क्या बोल रहा है, काम की मानवोचित एवं प्रसूति सहायता। मानवोचित कहने का मतलब है आदर्श स्थिति, आदर्श स्थिति में क्या करना, काम करना। जैसे सुनिएगा, बगल में डीजे चल रहा है, आप पढ़ के दिखा दीजिए, आया, तो वो कैसा आदर्श स्थिति हो गया बताइए, समझ आ रहा है जी। जैसे कि बगल में हमारा क्या चल रहा है, एक अच्छे से जुलूस निकल रहा है, समझिए एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे कि विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा है और बगल में हम लोग एग्जाम दिला रहे हैं, डिस्टर्ब होते कि नहीं होते हैं। आप ऐसी स्थिति में किस प्रकार से आप एग्जाम दिला पाओगे, होता है, इसीलिए उस परीक्षा उस दिन में प्रतिबंध लगा दिया जाता है, आप सुने होंगे। तो क्या कहता है, मैं एग्जाम बता रहा हूं, आदर्श स्थिति में हमें काम करना है, कहने का मतलब है कि एक स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। स्वच्छ वातावरण में आप काम करो, ऑफिस जाओगे, वातावरण अच्छा रहना चाहिए, लोग अच्छे रहना चाहिए, बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, समझ आ रहे हो जी। तो ये क्या हो जाए, काम की मानवोचित मतलब आदर्श स्थिति होना चाहिए सबसे पहला।
यदि कोई व्यक्ति अगर दबावपूर्ण कार्य करेगा, उसका माइंड कैसे काम करेगा, होता है प्रेशर में। अब कोविड के समय था, याद रखिएगा, सबको जान की खतरा थी और शासन आदेश निकाले सबको आना है, तो कैसे बनेगा? आदत से हुआ क्या, इसीलिए क्या दिया है, घर से हम लोग क्या कर रहे थे जी, काम कर रहे थे ना जी, नया नियम लाया था होम से क्या के काम करने, होमवर्क लागू किया कि नहीं किया? तो क्या था ये, मानवोचित दशा भी होना चाहिए, इसीलिए होमवर्क चालू हो गया था, घर में बैठे बैठे काम करो। सभी एग्जाम लिखे कोविड के समय हुए हैं, कितने लोग भी विद्यालय गए थे क्या जी? गए, कुंजी निकाले, लिखे, लिखे कि नहीं लिखे? बेसिक जो 3 घंटा 6 घंटा में लिखे कि नहीं लिखे? था, चल रहा था, क्योंकि याद चीज हम जल्दी लिख लेते हैं और देख के लिखना, और किसी को ज्यादा नंबर नहीं दिया होगा, देखिए पूरा गाइड कॉपी किए थे, है कि नहीं है? तो यही बताता है कि आपको कैसा दशा होना चाहिए जी, मानवोचित दशा। समझ में आ गया? अब दूसरा आप जानते हो इसमें क्या बताओ जी, गर्भावस्था, ठीक है। अब ये बहुत मोस्ट टाइम पे याद है महिलाओं के लिए, पहले के समय में याद रखिएगा, हमारे यहां मातृ मृत्यु दर और एक होता है शिशु मृत्यु दर, ठीक है जी। ये सबसे बड़ी संख्या था कि मतलब बच्चे मर जा रहे थे या डिलीवरी के समय माताएं मर जा रही थी, क्योंकि हमारे पास संस्था का अभाव था, संस्था का अभाव था। संस्था समझिए जी, अस्पताल हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। तो सरकार ने क्या किया, अब देश हमारा आजाद हो गया है, कोशिश करेंगे कि महिलाओं का संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाएगा। इसीलिए देखिए जाएगा हर मतलब जितने भी हमारे सभी जिले में क्या मिलेगा, अगर दूरी के हिसाब से तय कर दिया गया, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, उससे बड़ा होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। यदि जिले के आसपास उस जिला में विभाग बना रहता है जहां पर किसके लिए, प्रसूति सहायता केंद्र रहता है, दिया गया है। अब क्योंकि जरूरी है, याद रखिएगा, ये इसके बिना नहीं कल्याण, क्योंकि हमें जनसंख्या भी देखना है, एक राष्ट्र की जनसंख्या भी बहुत निर्भर करता है, अगर जनसंख्या नहीं, राष्ट्र कैसे तरक्की करेगा, ठीक है। इसीलिए याद रखेगा प्रसूति सहायता को बंद किया गया है, याद रखेगा। इनके तहत अब माताओं का देखा जाए सेहत कैसा है, तो टीका लगाइए, टीका लगवाता है जी। अगर पोषण नहीं है तो कई प्रकार के मतलब कमी हो जाता है कुपोषण से, तो मुख्यमंत्री देखोगे क्या लगे थे, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, सुने होंगे नाम। पोषण अभियान चलाया जाता है, आंगनबाड़ी के माध्यम से जितनी शिशुवती माता हो गया या गर्भवती माता हो गई, जो बालक हो गए, उनके पोषण का ख्याल रखा जाता है। तो सब किसमें बताए हैं, 42 में। समझ में आ गया? जितना ये याद रखिएगा, जो सहायता प्रसूति सहायता, याद रखिएगा कोशिश ये किया जाता है कि संस्थागत प्रसव को क्या दिया जाएगा जी, बढ़ावा। जब संस्थागत प्रसव को आप बढ़ावा दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बढ़ेगा। समझ आ गया जी, कम होगा, ठीक है। मतलब उल्टा है, अगर ये कम करोगे तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ाओगे ये कम करेगा। और साथ में ही पोषण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के क्या करें, पोषण के लिए क्या लाया जाता है, योजना। समझ में आया जी, योजना, ठीक है। इसीलिए सबको आपको टीका लगा होगा, बचपन में लगे टीका, सरकार आपसे पैसा लिया क्या जी, सबको, हाँ लगता है, सबको लगेगा, ठीक है जी। तो समझ आएगा 42 क्या कहता है। चलिए आगे आगे बढ़े, आज जल्दी हो रहा है ना अनुच्छेद, आज अनुच्छेद 43। 43 क्या कहते हैं बताओ जी, किसको याद है, बताओ दे। 43 क्या कहता है, और कुछ कारखानों में नहीं आएगा। देखिए 43 कहता है, नहीं नहीं बताता हूं, निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, समझ गए कितना। देखिए किसी व्यक्ति को, ठीक है जी, काम के बदले, हम क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को काम के बदले
इतना वेतन देना है, इतना वेतन दिया जाए जिससे उनका जीवन सुखमय बीत सकी, बीत सकी। समझ में आया जी? इसीलिए देखोगे समय समय पर सरकार मनरेगा के तहत जो मिलने वाला मजदूरी है बढ़ाते हैं। समझ आया? क्योंकि देखा जाता भाई सबका वेतन बढ़ रहा है तो मजदूरी में जो मनरेगा काम उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या बोला जी, इतना वेतन दिया जा सके कम से कम 2 टाइम का खाना खा सके, ऐसा है इसका मतलब। उसे क्या कहते हैं? निर्वाह योग्य मजदूरी। जैसे मैं काम किया तो सरकार ने एक मानक तय किया है इस ग्रेड में इतना वेतन देना चाहिए, हो गया, उससे क्या होगा, मैं अपना विकास कर सकता हूं। लेकिन वही चीज अगर सरकार कंट्रोल नहीं करेंगे, जो निजी व्यक्ति है या प्राइवेट कंपनी है या संगठित जो केंद्र है, क्या करेंगे, वो जनता का शोषण कर देगा। ऐसे आप जानते हो 12 घंटा ले लेते पूरा, उतना वेतन कम दिया जाता है, उनको भी कंट्रोल रखा गया है। आप उससे ज्यादा काम करोगे, 12 घंटा ज्यादा हो गया तो आपको क्या मिलेगा जी, ओवर टाइम मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? तो तय कौन करा है? सरकार ने रूल लाया है, नहीं तो जितने प्राइवेट कंपनी होते हैं सबको क्या करेंगे, शोषित कर डालेंगे। तो याद रखिएगा, निर्वाह योग मजदूरी कहने का मतलब इतना वेतन देना चाहिए कि उस व्यक्ति का सुखमय जीवन बीत सके। ठीक है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं 43। ठीक है जी। अब इसी में संशोधन करके एक जोड़ा गया 43 का ए या क। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 43 का क। तो समझिएगा अनुच्छेद 43 का क क्या कहता है? ये कहता है कारखानों के प्रबंधन में श्रमिकों की क्या होगा जी, भागीदारी। क्या कह रहा है? ये मोस्ट एमपी है, कारखानों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो आप सुनते होंगे कि हर कंपनी में यूनियन मिलता है, मजदूर यूनियन। कहां से आया है? यहां से आया है। भाई जो मजदूर जहां काम करेंगे उसे उचित वातावरण में रहना पड़ेगा, उचित पानी मिलना चाहिए, उचित छाया मिलना चाहिए, खाने का समय मिलना चाहिए और बीच में कम से कम 1 घंटा गैप होना चाहिए। यह तो जरूरी है। तो क्या बोला है? तो उसका प्रबंध कैसे करना है? तो प्रबंध तभी होगा जो काम करने वाले व्यक्ति, जो संचालन कर रहे हैं, जो मालिक, दोनों साथ में आएंगे। मालिक तो आएगा नहीं है, तो हर में कौन रहता है? आपका जीएम रहता है जीएम, जनरल मैनेजर रहता है, जनरल मैनेजर होगा, और जो श्रमिकों का जो यूनियन होगा, जो अध्यक्ष करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं। तो ये जरूरी है। क्या होगा जी, कारखानों के प्रबंधन में श्रमिकों के हिसाब से चलाना है कि कम से कम श्रमिकों को पानी पीने की व्यवस्था होना चाहिए। अब गर्मी के दिनों में से गर्म पानी क्यों दिया जाएगा, ठंडा पानी मिलना चाहिए। है सही बता रहा हूं। स्पेशल ओकेशन हो जाता है तो देखा जाए कौन सा देना कि नहीं देना। बोनस जरूरी है भाई, कितना आदमी काम करते रहेगा, बोनस कहां से मिलेगा? ये पूरा इसीलिए जो मैनेजमेंट होता है कंपनी के, उस मैनेजमेंट ने श्रमिकों को बुलावा, दोनों आपस में बैठे। तो आप सुनो होगे, यदि श्रमिकों के साथ नहीं बनता है तो क्या होता है, जिन लोग आंदोलन में बैठ जाते हैं, हड़ताल में बैठ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 फेमस हड़ताल हुआ है, 1920, 24, 37। ठाकुर प्यारेलाल सिंह कहां से लिया है? 43, वहीं से 43 से आया है। समझ आ गया इसी कहां से आया है? ये जरूरी है। बहुत आंदोलन हुआ, याद रखिएगा। जैसे भारत परिचय की अगर बात करें, अहमदाबाद मिल आंदोलन सबको याद होगा, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, वो भी तो था ना। तो कहीं न कहीं श्रमिकों को हित के लिए बोला गया है 43 का में। ये प्रावधान नहीं था, ये जोड़ा गया है, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा बात देखोगे, उसे जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया वो बताइए? 42वां संविधान संशोधन 1900 क्या होगा जी, 76। ठीक है, समझ आ गया। लास्ट और एक है इसी का, अनुच्छेद 43 का ख। क्या कहता है जी? सहकारिता।
समिति का प्रबंधन, मतलब स्थापना करना, संचालन करना, ये मोस्ट एमपी है। ठीक है, ये कब आया, किसी को आइडिया? मोस्ट, हाँ, ये आया है 97वें संविधान संशोधन 2011, ये मोस्ट टाइम पे लिखिएगा जी। देखिए, सहकारिता मतलब होता है मिलकर काम करना निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए। जब 97वें संविधान संशोधन के तहत सहकारिता को क्या क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक प्रावधान किया गया था, समझ आ गया? तो उसमें क्या लाया गया, तो इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तो कर्तव्य क्या होता है कि राज्य का भी कर्तव्य होना चाहिए कि सहकारिता समिति का प्रबंधन करे। इसीलिए अब सहकारिता कई प्रकार से अब समिति खो गया। ठीक है जी, तो सहकारिता का मतलब क्या होता है जी, मिलकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापना करना। समझ आएगा? क्या कहते हैं, मिलकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापना करना। जैसे अमूल नाम सुने हो, सबसे बड़ा सहकारिता तो वही अमूल मान लीजिए, मतलब भारत में सबसे बड़ा कौन मिलेगा, सहकारिता अमूल है। तो बहुत बड़ी शाखा, याद रखिएगा। क्या कर रहे हैं, डेयरी से दूध लाया जा रहा है, उसे प्रोसेसिंग किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों का क्या हो रहा है, कल्याण हो रहा है। तो याद रखिए, ये किसमें है, 43 खा में है। तो जितना आप सहकारिता आप देखोगे, आप किसके तहत, 43 खा के तहत छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, अब इसके लिए सहकारिता आंदोलन चलाया भी गया था। ठीक है, याद होगा। तो छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है सहकारिता के जनक कौन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जानते होंगे, पता होगा ना जी। अब अलग अलग है, सहकारिता पुरुष कौन है, राम नारायण तिवारी, पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। लेकिन वही पूछे रायपुर के सहकारिता पुरुष कौन है, वामाराव लाखे। दुर्ग का कौन होगा, रत्नाकर झा होगा। अलग अलग है कि नहीं? तो ये बताता है प्रेरित करने के लिए, गांधी जी चाहते थे, ये गांधी जी का विचारधारा है कि लोगों को अपना कल्याण करने के साथ में आना पड़ेगा। जब लोग साथ में आएंगे तब क्या होगा, उनका स्वतः ही क्या होगा, विकासात्मक कार्यवाही। तो कहीं ना कहीं गांधी जी किसके समर्थक थे, लघु कुटीर उद्योग। समझ आ गया? तो सहकारिता के तहत हम लोग कई प्रकार के कुटीर उद्योग चलाया जाता है, बोलते होंगे, बुनकर समिति नाम सुने होंगे आप, आपस में मिलकर स्थापना करिएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी कैसा था, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित रहा हूं। समझ आ गया? आज यहीं तक रखते हैं, 43 44 कल बताऊंगा, एक समान सिविल संहिता, मोस्ट टाइम पे बताने के लिए। ठीक है जी, कहां तक रखें आज, 43 खा तक।